हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं इस पर्सपेक्टिव में कि प्री पार्टीशन से फिर पोस्ट पार्टीशन में थोड़ा हमने एंशियंट प्रॉब्लम को डिस्कस किया, देन डेमोक्रेसी को डिस्कस किया, फिर फॉरेन पॉलिसी के कुछ इंग्रेडिएंट्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, उसको डिस्कस किया। कल हमने थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का मेथड देखा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। शम्मा, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा परफॉर्म किया इस क्वेश्चन में। थोड़ी चेंजेस आपने करनी है इस क्वेश्चन को लेकर, बाकी ऑल अबाउट द थिंग्स यू आर गोइंग वेल। अब मरियम बेटा, आपने मुझे टेस्ट सबमिट नहीं करवाया है, दैट इज वेरी शेमफुल फैक्ट। टेस्ट बेटा लाजमी जमा करवाएं, जो मर्जी हो, खाना खाएं या ना खाएं, राइटिंग लाजमी करें डेली बेसिस पे। राइटिंग ऐसी ही है जैसे आपके लिए सांस है या ऑक्सीजन आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइटिंग के बगैर यू आर नथिंग। आप सीएसएस कभी भी नहीं कर सकते अनलेस यू आर नॉट राइटिंग वेल। सो राइटिंग रिटन प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट सीएसएस। उस रिटर्न प्रैक्टिस में क्या इशू आते हैं कि हम लिखें क्या, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास वर्डिंग नहीं है, हमारे पास टॉपिक नहीं है। तो ये सारी चीजें फिर आपको इनकरेज करती हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छा नॉलेज आप हासिल करो, ठीक है। सो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप इस चीज़ पे इंडल्ज हो जाएं, आप लिखें, अच्छा परफॉर्म करें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है जी। तो हमने कल क्वेश्चन वगैरह को देखा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आज जो हम देखेंगे दैट इज टॉपिक रिलेटेड टू यूक्रेन एंड रशिया वर्सेस नेटो। ये टॉपिक आजकल पूरे इंटरनेशनल एरिना में बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है, लेट्स सपोज के जिस तरह इस टाइम कश्मीर इंडिया एंड पाकिस्तान है ना, इसी तरह समझ लें कि यूक्रेन वेस्टर्न एंड रशिया है। कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन यूक्रेन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है। बिहाइंड द फैक्ट ये है कि उसको भी पावर ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। यहाँ पर भी इंडिया ने इलीगल वे में एनेक्स करने की कोशिश की कश्मीर को। बिहाइंड द सीन ये है कि वहाँ पर फॉरेन पावर्स जो हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं यूक्रेन को, बट दे आर नॉट सपोर्टिंग कश्मीर। तो इंटरनेशनल एरिना में या इंटरनेशनल रिलेशन में इस टाइम या ग्लोबल अफेयर्स में राइट नाउ दिस टॉपिक हैज enough importance that you cannot deny to know the basic facts related to Ukraine Russia conflict। इसमें थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे अगर देखते हैं, नजर मारते हैं, तो अब पहले तो आपको कोल्ड वार का पता होना चाहिए। कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार इज बेसिकली a war between two powers. One was USSR based on communism, second was USA based on capitalism। अब ये जो दोनों की आपस में टसल थी, इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ना तो वेपनाइजेशन की बात हो रही थी, ना ही यहाँ पर किसी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हो रही थी, बल्कि ये एक आइडियालॉजिकल वॉरफेयर थी। जहाँ पर कम्युनिस्ट वाले चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म प्रिवेल करे। ऑन दी अदर साइड जो कैपिटलिस्ट वाले थे वो ये चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में उनकी जो आइडियालॉजी है वो प्रिवेल करे। सो इन दोनों की जो टसल थी बेसिकली डेट स्टूड ऑलमोस्ट 45 ईयर्स, 45 से लेकर 1991 तक ये इनकी जो टसल थी चलती रही। Finally, it lasted when USSR was disintegrated into 15 states. उन 15 states में से ही यूक्रेन वाज द स्टेट जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। अब इन्हीं जो थे कोल्ड वॉर के टाइम पे कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में से दो ऑर्गेनाइजेशन थी, नेटो और सेकंड था वर्सा पैक्ट, ठीक है। वन वाज नेटो, सेकंड वाज वर्सा पैक्ट। दो जो नेटो थी, ये बेसिकली लीड कर रहा था वेस्टर्न कंट्रीज सारी, जितनी वेस्टर्न पावर्स थी, अमेरिका था, यूके था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, जितने भी स्टेट थे वेस्टर्न कंट्रीज में, वो सारे के मिलकर इन्होंने एक अलायंस बनाया, दैट वाज नेटो अलायंस। स्टार्टिंग में तो इस पे इसके 17 मेंबर थे, लेकिन लेटर ऑन इसके 30 मेंबर रहे। और अभी जो लास्ट मेंबर जो एनरोल हुए हैं दैट इज फिनलैंड, ठीक है, जो 31st मेंबर इसका बना है नेटो का। एंड दूसरी थी वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट वो था जो चाह रहा था कि जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट हैं इनको सपोर्ट किया जाए, और कम्युनिज्म की जो मोनोपोली है, जो हेजमोनी है, उसको किसी तरीके से प्रिवेल करवाया जा सके। तो ये वर्सा पैक्ट वाज बेसिकली बिल्ट बाय यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है।
ये चार वर्ड्स आपके यूएसएसआर बनाते हैं, जो बेसिकली रशिया वाज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ यूएसएसआर। ठीक है। इन दोनों में एक प्लान था, मार्शल प्लान, जिसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय यूएसए, जिसका एक मकसद ये था कि जितने भी वर्ल्ड वार टू के बाद टायरेनिक सिचुएशन है, वहाँ पर डिजास्टर है, डिस्ट्रक्शन है, एनिहिलेशन है, तबाहियां हैं, बर्बादियां हैं, इतना ज्यादा जो नुकसान है वो उन्होंने देखा है, विटनेस किया है। अब इस नुकसान को बेसिकली ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको मार्शल प्लान का नाम दिया जाता है। इसका बेसिक मोटिव यही था कि जितनी भी रिकंस्ट्रक्शन है यूरोप की, वो हम करेंगे, और इसकी वजह से वहां पर भी जो कम्युनिज्म का जो एक रोल था उसको लिमिटाइज किया गया था, एंड प्रिवेल करवाया गया था कैपिटलिज्म को। ठीक है। तो ये थोड़ी एक आइडियोलॉजिकल वारफेयर थी, वर्ल्ड वार टू के बाद स्टार्ट हुई थी, और ये कोल्ड वार की सीरीज में ही जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो एंड वर्सा पैक्ट बन गया। वर्सा पैक्ट जैसे डिसमेंबरमेंट हुआ यूएसएसआर, वर्सा पैक्ट काम खत्म हुआ, वाज दे सर्वाइव्ड एट दैट टाइम एंड स्टिल इट इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन पावर पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है। अब आते हैं नेटो रशियन रिलेशंस में। इसका अगर आप कहने के बाय डेटा बेसिस पे अगर आप देखते हैं, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बेसिस पे देखते हैं, तो कुछ इवेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपकी हिस्ट्री स्ट्रोंग हो। जितनी आपकी हिस्ट्री स्ट्रोंग होती है, उतने आपके पास एविडेंसेस ज्यादा होते हैं, और जितने एविडेंसेस होते हैं उतना आप अच्छा लिख भी सकते हो, परफॉर्म भी कर सकते हो, और अपने बात को मनवा भी सकते हैं। ठीक है। एनालिसिस भी आप अच्छा कर सकते हो। पहला है जी 1994 में पार्टनरशिप फॉर पीस। जैसे ही 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है 15 स्टेट्स में। 15 स्टेट जितनी तान वाली स्टेट्स हैं, अजर ये कागज, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, जितनी भी तान वाली स्टेट्स हैं ये, उसके अलावा अजरबैजान, यूक्रेन एंड सो टोटल 15 स्टेट्स जो है वो यूएसएसआर से वजूद में आती हैं। और ये सबको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का नाम दिया जाता है। दे आर सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट, दे हैव देयर ओन इकोनॉमिक कंडीशन, दे हैव देयर ओन रोल इन इंटरनेशनल अरीना, पावर पॉलिटिक्स में या ग्लोबल अफेयर्स में। इन सब कंट्रीज ने अपने आप को बेसिकली मनवाना स्टार्ट कर दिया। अब इशू ये था कि जहाँ पर रशिया की अगर आप इसकी देखेंगे जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, तो वहां पर यूक्रेन को इसलिए भी थोड़े थ्रेट्स का हासिल है कि रशिया की सारी ट्रेड जो है वो फ्रॉम साउदर साइड से होती है। ठीक है। ब्लैक सी के थ्रू होती है इसकी सारी ट्रेड, और फिर ये कनेक्ट करती है यूरोप को, एशिया को, अफ्रीका को, एंड सो ऑन। सो एक तो इसकी जियोग्राफिकल भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट था डेट वाज पार्टनरशिप फॉर पीस। इसका मतलब ये था, एंड रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री, जब ये डिसइंटीग्रेट हुए थे, रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु ज्वाइन नेटो। ठीक है। और आज वही उसके जो है टर्न इनटू इट्स ओन बोन, उसके ही गले की तरफ जो है ये एंटर हो चुका है। सो 1994 में फर्स्ट एक पार्टनरशिप फॉर पीस साइन होता है। इसका मेन जो मैनिफेस्टो था वो ये था कि यूरोप में पीस हमने लेकर आना है, क्योंकि वो देख चुके थे पिछले तकरीबन 50-60 सालों से वो एक टसल में थे, वार जोन में थे। तो वो कह रहे थे कि हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको पार्टनरशिप फॉर पीस कहा गया था, बिटवीन यूएसए, सॉरी, बिटवीन रशिया एंड नेटो। ये दो कंट्रीज के दरमियान, स्टेक होल्डर्स के दरमियान साइन होता है। इसका मेन मोटिव यही था कि अगर किसी जगह पर अनसर्टेनिटी, वॉर टाइप सिचुएशन या मिलिट्री इंटरवेंशन होगा, तो हम पीसफुली उन सारे मामला को सॉल्व करेंगे, अदर के हम जो है एग्रेशन में जाएं या वॉर में जाएं। तो इसका मेन मोटिव यही था। लाइक दिस वाज द पार्टनरशिप फॉर पीस। ठीक है। जो ब्रसल समिट हुआ था, इसका मेन मोटिव यही था। इसने ये प्रोक्लेम किया था कि हम जो है बेसिकली जितने भी पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉपरेशन है ना, जो वहां पर होती हैं यूरोप में या कंट्रीज के दरमियान आपस में, उनको हम एक पीस गेस्चर के तौर पर करेंगे। यस, वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट अवर टेरिटरी। ठीक है। एक इसका मकसद ये था। सेकंड था कि जो थ्रेट है पीस को, हमने उसको खत्म करना है, डिमिनिश करना है, ओवरकम करना है, ताकि कहीं पे भी जो भी वार टाइप सिचुएशन होगी
उसको हम पीसफुली रिजोल्व करें, क्योंकि इसका मकसद ये था कि पार्टनरशिप फॉर पीस थी, कि पीस को हमने बिल्ड अप करना है। ठीक है। सेकंड जो दिस वन सेकंड वाज दिस नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली एक बोरिस जेल्टसिन थे, प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने नेटो के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, बल्कि एक फाउंडिंग एक्ट समझ लें इसको। जिस तरह 1937 के कांग्रेस मिनिस्ट्री के बाद 1940 रेवोल्यूशन रेजोल्यूशन थी, अक्सर रेजोल्यूशन कहा जाता है, इसी तरह एक फाउंडिंग एक्ट बनाया गया था। इसका मतलब यही था कि जो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है ना, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, एक दूसरे के साथ गुडविल बेसिस पे रिलेशंस हैं, एक दूसरे की सोवरेनिटी की प्रोटेक्शन है, उसके जो है मिनोरिटीज की प्रोटेक्शन है। इसी तरह उन्होंने बेसिकली ये जो फाउंडिंग एक्ट था, इसका मेन प्रिंसिपल या इसका मेन फोकस ये था कि जो पीस है, हमने इसको यूरोप में किसी तरीके से इनकलकेट करवाना है। अनलेस पीस जब तक नहीं वहां पे इंश्योर होगा, वहां पर किसी किस्म की ना ट्रेड हो सकती है, ना डेवलपमेंट हो सकती है, ना ही वहां पर एक हेल्दी इकोनॉमिक स्टेट्स वजूद में आ सकती हैं। तो उन सब मैंने इस पे कोशिश की थी कि एक तो ये पीस जो था, उसको हमने किसी तरीके से लेकर आना है, ठीक है, पीस कीपिंग में। सेकंड था कि आर्म कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म एंड नारकोटिक्स एंड मिसाइल डिफेंस। ये सारे वो चीजें हैं जो एक पीस के लिए खतरा थे। इसलिए उन्होंने फाउंडिंग एक्ट बनाया था कि ना तो वहां पे कोई प्रोलिफरेशन होगी, जिसको न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहते हैं, वो भी नहीं होगी, ना मिसाइल सिस्टम होगा, ना ही वहां पर कोई डिफेंस, इतना डिफेंसिव अप्रोचेस होंगी, और ना ही वहां पर किसी किस्म का जो टेरर एक्टिविटीज है इंडल्ज होंगी। मोटिव यही था कि हमने पीस लेकर आना है, क्योंकि वो एक पूरी एक पेरिनियल जो एक स्ट्रगल थी ना पीस को बिल्ड करने की, जो 1914 से स्टार्ट हो गई थी। हमने ट्रीटी ऑफ वर्साइल देखी, ट्रीटी ऑफ स्पियर देखी, और फिर हमने यूएनओ भी वजूद में आता देखा। उन सबके मोटिव में यही था कि हमने किसी तरीके दुनिया में अमन लेकर आना है। अभी भी अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे ना, इन सब के पीछे एक इशू जरूर है कि वो चाहते हैं अमन ही है, ठीक है। अगर आप रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना, तो रशिया ये चाह रहा है कि अगर नेटो यूक्रेन में आ गया तो उसकी सोवरेनिटी को खतरा है। सोवरेनिटी को खतरा है मतलब कि पावर को खतरा है, स्टेट को खतरा है, तो वो पीस चाहते हैं कि वो नहीं इधर आए। अगर आप यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ये कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए रशिया से, इसलिए वो अमन के लिए वो लेकर आ रहा है, नेटो को आ रहा है। तो बात आसान की करते हैं, लेकिन उनका एक वे ऑफ जजमेंट या वे ऑफ ट्रीटमेंट ये डिफरेंट है, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिकली अ फाउंडिंग एक्ट। फिर है जी थर्ड वन, दिस इज कोऑपरेशन थ्रू रशियन काउंसिल, नेटो रशिया काउंसिल। एक जितना सार्क है, एससीओ है, ओआईसी है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह इन्होंने नेटो रशिया काउंसिल बनाई थी, जिसका जो मेन फंक्शन था वो यही था कि जितने भी क्राइसिस मैनेजमेंट होंगे, दिस वाज द, ठीक है, थर्ड वन, कि जितने भी क्राइसिस होंगे, या जितने भी टेरर एक्टिविटीज होंगी, या जितने भी एक प्रोलिफरेशन वाला फिनोमिनन होगा, या तो वो कंट्रीज जहां पर आप में अपनी मोनोपोली को शो अप करवाना है, वहां पर आप उनके साथ इंडल्ज हो जाएंगे इन डिफरेंट एक्टिविटीज, और ये इंश्योर करवाएंगे कि उनकी जो टेरिटरी है दैट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके एजेंडाज थे। यहाँ आई थिंक सो कि एक चीज एक कवर अप होती है, आपको समझ आ रही है। फिर एक आता है कि जहाँ पर बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब आप कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाते हैं कि हमें क्यों लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। वो ये है कि 2008 में जॉर्जिया पे रशिया ने अपनी जो मिलिट्री थी उसको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया, और उसको अनेक्स करने की कोशिश की गई। अब जब ये चीजें हो रही थी, तो वहां पर बेसिकली कुछ इश्यूज इरप्ट हो गए थे बाय साइड कि ये जो है रशिया गलत कर रहा है स्मॉल स्टेट्स के साथ, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन देखते हो, वो डिफाइन करते हैं कि जस्टिस के मामले में और टेरिटरी और सोवरेनिटी के मामले में देर इज नो स्मॉल और बिग स्टेट, दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। इक्वलिटी है स्टेट्स में, कोई बड़ी या छोटी स्टेट नहीं है, सारी इक्वल है, बराबर बराबरी है, ठीक है, उन सब में। तो ये भी करी जब जॉर्जिया को उसने नेक्स्ट करने की कोशिश की रशिया ने, तो वहां पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट का बाकायदा आगाज होता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट 2014 में जब
रशिया क्रीमिया को अगर मैं आपको मैप दिखा दूं बच्चों, so that will be a proof. This is the map of रशिया यूक्रेन, सॉरी रशिया यूक्रेन एंड क्रीमिया। देखें 2014 में दिस इज रशिया, ठीक है, ये सारा रशिया है। आई थिंक सो कि मेरा माउस आप जो है ना उसको स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ये रशिया है एंड दिस इज यूक्रेन, ठीक है, ये यूक्रेन का कैपिटल है कीव। दिस इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ठीक है, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। अब राइट नाउ जो एक ईस्टर्न साइड है ना, ये यूक्रेन है, ये इसकी वेस्टर्न साइड है, ये इसकी ईस्टर्न साइड है, ठीक है, दिस वन इज द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड पर ये जो डोनेस्ट और एक और दिस इज लुहांस्क, ये दो स्टेट्स जो हैं इस टाइम उसके पास हैं, रशिया के पास है, रशिया कंट्रोल कर रहा है। पपिट किस्म की जो है ना यहाँ पर इसने गवर्नमेंट लाई बैठाई हुई है। ये जो है क्रीमिया, ये बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन है। बोन ऑफ कंटेंशन कैसे है? 2014 में जब रशिया ने इस क्रीमिया को अनेक्स्ट कर लिया था और यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को जो प्रो रशियन थी उसको लाकर उसकी गवर्नमेंट बैठा दी थी, वहां से फिर वहां पर रेफरेंडम हुआ और ये डिक्लेयर हो गया कि जो क्रीमिया है दैट इज अ पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है, ऑल्दो इट वाज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन बिफोर 2014, बट नाउ इट इज द पार्ट ऑफ रशिया। अब ये जो पार्ट है इसका बेसिकली लिंक ऐसे है, जब आप इसको थोड़ा और मजीद देखेंगे तो रशिया जो अपनी ट्रेड करता है वो सारी की सारी ब्लैक सी से करता है, दिस इज द ब्लैक सी, ठीक है, यहाँ से अपनी सारी ट्रेड करता है। और क्रीमिया में तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन थी, जो वहाँ के एथनिक लोग थे, वो रशियन बेस्ड थे, रशियन लैंग्वेज यूज करते थे, और उसकी वजह से भी उनका थोड़ा टिल्ट जो था ना रशिया की तरफ था। रशिया ने थोड़ा मौका अच्छा समझा, प्यूटन एट दैट टाइम प्रेसिडेंट था, उसने मौका अच्छा समझा जहाँ पर उसने अपनी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा दी और यहाँ पर रेफरेंडम करवा कर उसने रशिया को अपना रशिया का हिस्सा बना लिया, ठीक है। यूक्रेन को थोड़ा इससे मायूसी हुई, यूक्रेन कहता है ये मेरा हिस्सा है, बट रशिया वाज अ बिग स्टेट अभी भी है, तो उसने उसको किसी तरीके से खामोश करवा लिया और ये अपने पास कर कर अब इसको इजी वे टू एक्सेस ब्लैक सी से वो इजीली अपनी जो ट्रेड वगैरह कर सकता है। पहले क्या होता था, थोड़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था यूक्रेन में और क्रीमिया में, रशिया को अपनी ट्रेड का थोड़ा खतरात थे। उस खतरात को ओवरकम करने के लिए क्रीमिया ने अपने कब्जे में कर लिया। ये एक ओपन बॉर्डर हो गया रशिया के लिए, ठीक है, एक उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसकी क्रीमिया में गवर्नमेंट है, यहाँ से वो अपनी ट्रेड करता है ब्लैक से, ये सीधा यूरोप में चला गया, ये रोमानिया, हंगरी, ये सारी कंट्रीज में हो गया, एंड सो ऑन, दिस इज अ फिनोमिना जो चलता रहता है। ये देखें, अकॉर्डिंग टू अ 2001 सेंसस, more than 50% of population in Crimea and Donetsk identify Russian, ठीक है, यानी कि 50% तक जो लैंग्वेज है वो ये समझते हैं कि जो रशियन लैंग्वेज है ये ही उनकी नेटिव यानी कि अबवजदाद की खानदानी मकामी जुबान है, तो इसलिए उनका टिल्ट जो था बेसिकली उसकी तरफ था। तो ये मैप है बेटा, ये मैप आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये बेलारूस है, इसकी भी आगे हिस्ट्री में आपको थोड़ा बताऊंगा, जो एग्रीमेंट्स हुए थे, जो सीज फायर हुआ था, ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। अब आते हैं जी, ये सारा था क्रीमिया, मैंने आपको बता दिया कि 2014 में उसने अनेक्स कर लिया था, और अनेक्स करने के बाद जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ से ही आगाज हो गया था उसका। अब आए थोड़ा, अब रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा और हम मजीद पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जी वही पॉइंट था कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स्ट कर लिया, ठीक है, ये डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन वही था जो मैंने आपको ये बता दिया था, दिस वन, ये दो रीजन्स थे जो उससे एनेक्स कर लिया था, ठीक है, दिस वन, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, ये दो रीजन थे जो थे क्रीमिया का पार्ट, लेकिन रशिया ने इसको अनेक्स्ट कर लिया था।
बाय फोर्स वहां पर उसने मिलिट्री ऑपरेशन किया और फाइनली ही सक्सीडेड, एंड वहां पर उसने अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी। तो ये जो 2014 की एक एनेक्सेशन थी, ये उसके लिए थोड़ा कहने के यूक्रेन एंड रशिया के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन, एक कॉन्फ्लिक्ट का जरिया बन गई थी। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो इम्पैक्ट हुए थे, एक तो ये था ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा वहां पर इरप्ट हो गया था। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की जब भी आपको बात आएगी, उसमें 5 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट हमेशा होता है रिफ्यूजीज का, कि वहां पर नकल मकानी जो थी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सेकंड होता है कि वहां पर लोगों को मार दिया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में लोग वहां पर किल्ड हो गए थे, उनको मार दिया गया था। थर्ड था कि होम डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कि घरों को तबाह कर दिया जाता है। डेफिनेटली जब वहां पर किसी किस्म का एग्रेशन होगा, वहां पर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा, बॉम्बिंग होगी, तो वहां पर बेसिकली एक जो डिस्ट्रक्शन होती है होम पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। फिर है जी, जो उनकी एजुकेशन और हेल्थ के इश्यूज होते हैं, कि उनको ना मेड केयर मिल पाती है, ना उनको प्रॉपर किस्म की एजुकेशन मिल पाती है, और ना ही उनको किसी किस्म के राइट्स मिल जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर 2014 में पैदा हो चुका था, और इसकी वजह से काफी चीजें जो थी रशिया अगेंस्ट गई थी बाय द वेस्ट, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री ने काफी इस पे अभी जिस तरह ये बोल रहे हैं, सेम एज दैट टाइम उन्होंने इस पे काफी ज्यादा हंगामा किया था, ठीक है। फिर है जी सीज फायर, ये एक एग्रीमेंट होता है। दिस एग्रीमेंट वाज बेसिकली this agreement was basically signed in the capital of Belarus, this one, ठीक है। मैंने कहा था ना, ये याद रखना है आपने। तो ये कैपिटल था बेलारूस। बेलारूस ये इसके नॉर्दर्न साइड पे आता है यूक्रेन। इसके अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे तो बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये स्टेट्स जो है, फिनलैंड, ये स्टेट इसके नेबरिंग स्टेट पे आते हैं यूक्रेन में। तो ये बेलारूस पे एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको सीज फायर कहते हैं। सीज फायर होता है कि जंग, कि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता हो तो उस पर अगर सीज फायर हो जाए, तो इट मीन्स कि उन्होंने जंग खत्म कर दिया है। उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया कि नो फ्रॉम ओवर साइड एंड फ्रॉम योर साइड देर विल बी नो एनी सॉर्ट ऑफ एग्रेशन, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया जाएगा। तो ये सीज फायर बेसिकली मीन्स एग्रीमेंट होता है 2014 में, और 2015 में दो एग्रीमेंट्स होते हैं इस पे। ये उसके बेसिक जो एजेंडाज थे, अगर इफ यू कैन सी इट इजीली, कि जो हैवी वेपन्स वहां पे डिप्लॉयड थे, उन सबको उन्होंने खत्म करना था रशिया ने, और निकाल देना था वहां से, ठीक है। सेकंड था कि जितने प्रिजनर उन्होंने अपने कब्जे में रखे थे, उन सबको सेट फ्री करना था, ठीक है, जिसको प्रिजन ऑफ वार कहते हैं, POW, उनको उन्होंने फ्री करना था। फिर था कि जहाँ पर यूक्रेन की टेरिटरी है, उसको रिस्टोर करना है बाय थ्रू एग्रीमेंट, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने रशिया ने उसको नेक्स्ट कर लिया है, उसको रिस्टोर करना है, अपनी असल हालत में यूक्रेन के पास दे देना है। इसी तरह उन्होंने कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आना था, कि इलेक्शंस होंगे वहां पर किसी किस्म की ट्रिटी नहीं होगी, मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा इलेक्शंस को, बल्कि फेयर एंड फ्री वे में जो आवाम चाहेगी उसकी बेसिस पे हुई। दिस इज मच इम्पोर्टेंट। ये आप अगर पॉइंट्स लिखोगे, डेफिनेटली एक एग्जामिनर के पास है, आपको एक अच्छा जो है थोट जाएगी। अब आते हैं जी के जो रशिया है, हमने ये सारा कुछ देख लिया कि ये इतना कुछ हो रहा है। ये चीज अंडरस्टैंडेबल है कि रशिया को क्या कंसर्न है नेटो से, ठीक है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपने अंडरस्टैंड करने हैं, कि ऐसे क्या कंसर्न्स हैं जो ये रशिया यूक्रेन के इतना खिलाफ है कि वो नेटो को ना ज्वाइन करे। ये सारा कुछ इस टाइम 2022 में, फरवरी 2022 में जो यूक्रेन और रशिया के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन थी कि नेटो को ज्वाइन नहीं करने होने देना बाय यूक्रेन, कि यूक्रेन विल नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो। क्यों मेंबर नहीं बनना चाहता, उसके ये 4 सेट अगर आपने याद रखने हैं। पहला ये है कि कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस पे अगर आपने किसी ने वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वहां पर एक एम्परर ट्रीटी साइन होती है बिटवीन थ्री कंट्रीज, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर्स, रशिया एंड जर्मनी, ठीक है। ये 3 कंट्रीज के दरमियान एम्परर ट्रीटी साइन होती है, जिसका मेन मोटिव ये था कि अगर एक भी कंट्री पे कोई अटैक होता है, तो वो अटैक कंसीडर किया जाएगा ऑल ओवर द कंट्रीज, और वो सारी कंट्रीज जो उसके एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, उन सारी कंट्रीज उस कंट्री के अगेंस्ट जाएंगी, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल वे में हम ट्रीट करेंगे। तो ये कलेक्टिव डिफेंस यही होता है कि अगर
नेटो के 31 स्टेट्स हैं, 31 स्टेट में से किसी एक स्टेट पे कोई किसी किस्म का मिलिट्री एक्शन होता है, वार होती है या क्राइसिस आते हैं, तो वो सारी की सारी रिमेनिंग 30 स्टेट्स वो सब के सब उसके फेवर में जाएंगी और अगेंस्ट लड़ेंगे उस पावर के जो जिसने वहां पर अटैक करने की कोशिश की। लेट्स सपोज के पाकिस्तान नेटो का मेंबर है, पाकिस्तान इज द 31st मेंबर, सपोज करें, ठीक है, ऑफ नेटो। इंडिया अटैक करते हैं पाकिस्तान पे, अब जो 30th स्टेट्स हैं वो सारी मिलकर पाकिस्तान के साथ मिलकर अटैक करेंगे इंडिया पे। तो एक ये बेसिकली एक पावर गेम होती है कि अपनी टेरिटरी को डिफेंड भी हम करते हैं और किसी किस्म का जो आपको एक थ्रेट होता है फॉरेन एग्रेशन का या फॉरेन इन्वेजन का, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट होता है कि उसके जो आर्टिकल 5 है नेटो के जो चार्टर है, उसमें जो आर्टिकल 5 है ऑफ द नेटो, ये बेसिकली कहता है कि एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन मेंबर स्टेट इज कंसीडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल मेंबर्स। फाइन, कि अगर आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो वो कंसीडर किया जाएगा पूरे 30 के 30 कंट्रीज पे अटैक। पहला पॉइंट ये है। सेकंड है कि क्राइसिस मैनेजमेंट, कि ये अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकते हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशन को कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दे सकते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे या किसी भी एग्रेशन पे। तो ये सेकंड कंसर्न है कि वहां पर अगर यूक्रेन अगर पार्ट का मेंबर बन जाता है नेटो का, तो वहां पर अगर रशिया उसको दोबारा किसी किस्म की अटेम्प्ट उसको अनेक्स करने की कोशिश करता है, तो सारी कंट्रीज अगेन इकट्ठी होकर उसकी प्रोटेक्शन करेंगी यूक्रेन की और फाइट करेंगे अगेंस्ट रशिया। थर्ड है जी सिक्योरिटी के मैटर पे, वही है कि इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तो यूक्रेन को इंफॉर्मेशन ही शेयर कर सकता ना, मेंबर बन गया उसका नेटो का, तो फिर इंफॉर्मेशन शेयर होगी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब ये कि मैरीटाइम वे में भी कि अगर जहाज अगर मैरीटाइम ऑपरेट करने जा रही हैं तो वो वहां से इंफॉर्मेशन दे देंगे कि गेट रेडी, द एनिमी और द अटैक इज गोइंग टू बी हेल्ड। तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म होता है कि ये आपको प्रोएक्टिव अप्रोच चुकन्ना रखता है किसी भी इवेंट पे को काबू पाने के लिए। फिर जी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के जितनी भी आपकी प्लानिंग होगी डिफेंस को लेकर या आपकी जो एक्टिविटी होगी फोर्सेस को खत्म करने के लिए, एग्रेशन को खत्म करने के लिए प्रोएक्टिव में होगी, कोई किसी किस्म का मिसबिहेव नहीं होगा, बल्कि सारे कंट्रीज मिलकर अटैक को स्टॉप करेंगे, कर्टेल करेंगे। तो ये बेसिकली चार जो है ना कंसर्न्स हैं रशिया को यूक्रेन से, कि अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो उसका डिफेंस जो है कमजोर हो जाएगा रशिया का। सेकंड ये है कि वो कंट्री जो है यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया पे अटैक करेंगे। थर्ड है कि उसकी जो अपनी एक इंफॉर्मेशन जो है ब्लैक सी में या मेडिटेरियन ब्लैक सी पे से थ्रू उसको थोड़ा डैमेज हो जाएगा, कि उसकी जो मोनोपली है उसको बेसिकली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। फिर वही है कि मिलिट्री एनहांसमेंट हो जाएगी, कैपेबिलिटी उनके पास आ जाएगी, एक वर्क मैन फोर्स का पावर हो जाएगी, मिलिट्री फोर्सेस हो जाएंगी। सो ये सारी चीज़ें रशिया के स्पोर्ट में नहीं है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी पूरे रीजन का एक बिग प्लेयर है, ठीक है, स्टेक होल्डर है, उसका एक स्टेक्स है बहुत बड़े। वो नहीं चाहता कि उसकी जो टेरिटरी है उस पर आकर वो लोग बैठे जो ऑलरेडी उसके साथ वो टसल कर चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर में, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि इन सब चीजों को तो रशिया की बाउंड्री से। अब ये थोड़ा करंट स्टेटस देख लेते हैं कि 2022 में जब उसने ये फैसला किया था यूक्रेन ने कि मैंने नेटो ज्वाइन करना है, तो रशिया ने अपने कंसर्न्स वाजे कर दिए थे। तो फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे, उसने कुछ टेरिटरीज जो डोनेट्स एंड अदर टेरिटरीज हैं वो उसके पास है इस टाइम। तो ये चीज़ें थी कि रशिया इज नॉट इन द फेवर कि यूक्रेन जो है नेटो को उसका मेंबर बने, ठीक है। उसके लिए खत्म करने के लिए रशिया किया, ठीक है, उसकी जो मोनोपली थी ना, जो फियर था रशिया को कि कहीं ये कंट्रीज जो है उसका मेंबर ना बन जाए, तो उसने मिसाइल ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। मिसाइल ऑपरेशन, डिफेंस स्ट्रेटेजी, जो एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी थी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली, वो सारी उसने इंश्योर करना स्टार्ट कर दी। जहाँ से क्या हुआ कि यूक्रेन को सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगी वेस्टर्न कंट्री से, फाइनेंशियल सपोर्ट भी,
मिलिट्री सपोर्ट भी एंड वेपन सपोर्ट्स भी, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में भी। तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड अगेन वही साइड है बेटा, दिस वन, ठीक है। ये सारी ईस्टर्न साइड है, ठीक है। ये एरिया से लेकर फिर ये ओडिशा एंड क्रीमिया, ये सारी यूक्रेन की ईस्टर्न साइड है। ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, ये नॉर्थ में है एंड दिस इज साउथ वन, ठीक है। इसको इस तरह, ये साइड्स हैं उसकी। तो इन साइड्स को बेसिकली इस टाइम किसके पास है, ये जो ईस्टर्न साइड है, ये सारी इस टाइम रशिया के फेवर में है, सारी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं रशिया की मोनोपोली में। वेस्टर्न साइड पे थोड़ा सेफर साइड है यूक्रेन की, लेकिन जो ईस्टर्न विंग है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे का सारा रशिया के अंडर है। और फिर यूक्रेन ने क्या किया कि काउंटर ऑफेंसिव के उससे भी एक ऑफेंसिव किस्म का, एग्रेसिव किस्म का काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर एक एग्रेसिव बिहेवियर था, फाइन। एंड अगेन फिर वो यूक्रेन को सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगी वेस्टर्न कंट्री से, डॉलर्स की शेप में। और वहां पर जितनी भी इन्वेजन थी रशिया की, उसको टफ टाइम मिला, अभी तक भी मिल रहा है, अभी तक भी प्रॉपर वे में रशिया जो है यूक्रेन को किसी तरीके से प्रॉपर अपने कंट्रोल में नहीं ला सका। एंड अगेन जो यूनाइटेड नेशन का रोल बड़ा ऑगमेंट था, उसने कहा कि सीज फायर करें, एक दूसरे पॉलिटिकल वे में, डायलॉग की वे में, डिप्लोमेटिक वे में कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करें, ताकि किसी किस्म का क्राइसिस वगैरह ना हो। अब अगेन वो यूक्रेन क्या चाहता है जी, वो ये चाहता है कि उसकी टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है ये प्रोटेक्टिव हो। कैसे होगी, जब वो नेटो का हिस्सा बन जाएगा, कि अगर एक कंट्री अटैक करेगी तो सारी कंट्री उसके साथ अटैक करेंगी। और जो उसकी 2014 से पहले की स्टेट्स हैं, जिसमें क्रीमिया, ओडिशा और अदर डोमेस्टिक ये स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी उसके हैंड ओवर कर दें, ठीक है। फिर फिर है जी, वो चाह रहा है कि हम यूनाइटेड नेशन को, सॉरी, नेटो को हम ज्वाइन करें, यूक्रेन ये चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम उसको ज्वाइन करें। अगेन वो ये कह रहे हैं कि उसको मिलिट्री एड वगैरह मिले बाय वेस्टर्न। फिर वो कह रहे हैं कि उसको अकाउंटेबल होना चाहिए रशिया को, कि उसने इतने बड़े क्यों बॉम्बिंग वगैरह की है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इरप्ट किया है। फिर जी वो ये कह रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी को जो है रीबिल्ड किया जा सके, फाइन। तो ये कुछ उसके सेफर साइड्स हैं यूक्रेन की, इसलिए वो चाह रहा है कि हमने जो है इसको लेकर आना है। कल हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे इकोनॉमी के हवाले से। बेटा यहाँ तक